हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 72। वर्कशीट नंबर 72 हिंदी का वर्कशीट है और आज का टॉपिक है साना साना हाथ जोड़ी, जो लिया गया है कृतिका भाग 2 से। वर्कशीट है क्लास 10th का। ये वर्कशीट है 28 दिसंबर 2020 का। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने साना साना हाथ जोड़ी भाग 1 पढ़ा था और आज के वीडियो में हम उससे आगे जानेंगे साना साना हाथ जोड़ी भाग 2 में। बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी जो है वह यात्रा वृत्तांत है जो लिखा गया है लेखिका मधु कांकरिया जी के द्वारा। यह मधु कांकरिया जी की यात्रा वृत्तांत है। जब वह सिक्किम की यात्रा पे गई थी तो उन्होंने वहाँ के बारे में लिखा। तो चलिए पढ़ते हैं लेखिका की यात्रा वृत्तांत को। बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक साहित्यिक विद्या प्रकार है, यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत कहने का अर्थ है बच्चों किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप से वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। और लेखिका मधु कांकरिया जी ने सिक्किम की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश की साहित्यिक रूप से वर्णन किया है साना साना हाथ जोड़ी में। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए अब हम पाठ में आगे जानते हैं। बच्चों, पाठ को आगे जानने से पहले हम पीछे के बारे में भी एक बार जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में पिछला जो हमारा कार्यपत्रक था साना साना हाथ जोड़ी, उसमें क्या दिया हुआ था। तो देखिए उसमें क्या था कि लेखिका पहुंच गई थी सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, जहाँ से पूरा शहर बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह शहर जो है वह किसका है, बादशाहों का शहर। लेखिका को लग रहा था कि यह शहर जो है वह बादशाहों का शहर है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आकर्षक था। और उन्होंने क्या देखा कि सुबह के वक्त लोग क्या करते थे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते थे। वह प्रार्थना था साना साना हाथ जोड़ी, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, जिसे लेखिका ने वहाँ की नेपाली युवतियों से सीखा था। चलिए आगे देखते हैं। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। अब लेखिका कह रही हैं कि अब वह रास्ते में किसका वृक्ष देखी, पाइन का वृक्ष और खूबसूरत नुकीले पेड़ों का। तो बच्चों, पहाड़ी इलाकों में पाइन के वृक्ष और नुकीले पेड़ बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो वह इन रास्तों से गुजर रही थी। एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने रास्ते में सफ़ेद पताकाएं देखी। सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। पताकाएं कहने का अर्थ है बच्चों ध्वज, छोटे छोटे सफ़ेद ध्वज जिस पर मंत्र लिखे हुए थे। किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। क्या लिखे हुए थे बच्चों, उन पताकाओं पे मंत्र लिखे हुए थे। नॉर्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। नॉर्गे कौन था? तो बच्चों, नॉर्गे एक कुशल गाइड था जो लेखिका को और उनके साथियों को गाइड कर रहा था। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। हम देखिए नॉर्गे जो उनका गाइड था, उसने लेखिका और उनके साथियों को बताया कि यहाँ किसकी मान्यता है, तो बुद्ध की मान्यता है। लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं। और ये जो आप सफ़ेद पताकाएं देख रही हैं,
पताकाओं की संख्या कितनी थी? 108 थी। और ये पताकाएं क्यों फहरा रही थी? तो किसी भी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थल पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। यह बताता है नॉर्गे किसे? तो लेखिका और उनके साथियों को। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। और वह यह भी बता रहा है कि ये जो पताकाएं हैं ये कभी उतारी नहीं जाती, बल्कि समय के साथ यह खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगाई जाती हैं, यानी इसी प्रकार की जो पताकाएं हैं जिस पर मंत्र लिखे होते हैं, यह किसी शुभ कार्य में भी लगाए जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति नया कार्य आरंभ करता है तो भी वह लगाता है, पर वे रंगीन होते हैं। लेकिन उन पताकाओं का रंग कैसा होता है? रंगीन। और जो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर लगाई जाती है उन पताकाओं का रंग कैसा होता है? बच्चों, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। नॉर्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। लेखिका की नज़र कहाँ टिकी हुई थी? तो गाइड नॉर्वे की जीप में लगी हुई दलाई लामा की तस्वीर पर। दलाई लामा क्या थे? एक बुद्धिस्ट थे। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी। तो लेखिका ने नॉर्गे की जीप के साथ साथ कई दुकानों पर भी दलाई लामा की तस्वीर को देखा। लोग दलाई लामा को मानते होंगे। क्यों मानते होंगे? क्योंकि दलाई लामा भी एक बुद्धिस्ट थे और वहाँ के लोग भगवान बुद्ध को मानते थे। चलिए बच्चों, अब इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो बच्चों, ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। आप यहाँ से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है? तो सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पूर्वोत्तर भारत में। और यहाँ की विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विविधतापूर्ण है। साफ सुथरा होना, प्राकृतिक सुंदरता आदि के कारण भारत में पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। तो बच्चों, भारत में सिक्किम जो है वह पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। बहुत सारे लोग इसकी सुंदरता की वजह से इसे एक बार देखने अवश्य आते हैं। और यह बहुत ही छोटा है बच्चों, इसका आकार बहुत ही छोटा है। सिक्किम को आप देखेंगे तो यह कैसा दिखेगा? हमारे अंगूठे की जैसे दिखेगा। और भारत में यह कहाँ है? तो पूर्वोत्तर भारत में है। यहाँ मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है पूर्वोत्तर भारत को। तो आप लिखेंगे सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में है। और इसकी विशेषता है, सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विविधतापूर्ण है। साफ सुथरा होना, प्राकृतिक सुंदरता आदि के कारण भारत में पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। तीसरा प्रश्न हमारा है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग श्वेत पताकाएं लगाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर में दूर किसी भी पवित्र स्थल पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। तो ये हो गया बच्चों प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। आप यहाँ से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर नोट कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं? तो अभी हमने पढ़ा, सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं? रंग बिरंगे पताकाएं लगाते हैं।
जिस पर बौद्ध मंत्र लिखे होते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में रंगीन बौद्ध पताकाएं लगाते हैं और उन पर क्या लिखा होता है बच्चों? तो उन बौद्ध पताकाओं पर मंत्र लिखे होते हैं। तो जब भी सिक्किम के लोग कोई नया कार्य आरंभ करते हैं तो वह बौद्ध पताकाएं लगाते हैं और वह बौद्ध पताकाएं रंगीन होता है, यानी कलरफुल होता है। लेकिन किसी भी बौद्धिस्ट की मृत्यु पर सफ़ेद बौद्ध पताकाएं लगाई जाती हैं। आप हमें कमेंट में बताएं कि सफ़ेद बौद्ध पताकाओं की संख्या कितनी होती है। अगला प्रश्न हमारा है, लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर क्या देखा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीर देखी। क्या देखा था? दलाई लामा की तस्वीर देखी। तो देखिए जो हाईलाइटेड वर्ड है वो आपको यहाँ लिखना है। उससे पहले आपको लिखना होगा लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर, यहाँ तक आप लिखेंगे लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीर देखी। देखिए सिर्फ आपको ये लिखना है, क्योंकि वहाँ हर जगह किसकी तस्वीर थी? दलाई लामा की तस्वीर। जो उनका गाइड था, क्या नाम था उसका? नोर्गे। नोर्गे की गाड़ी में भी किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो दलाई लामा की। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो से वर्कशीट नंबर 72 को सॉल्व करने में आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। बच्चों ये सारे वर्कशीट आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अवश्य ध्यान से देखें और जो भी प्रश्न मैंने वर्कशीट के दौरान पूछा है उसका उत्तर आप अवश्य दें। तो बच्चों मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।